तो बच्चों हम आज क्लास 8 का ज्योग्राफी यानी भूगोल जो हमारी दुनिया है उसका चैप्टर यानी कि इकाई फर्स्ट संसाधन के बारे में जानेंगे। तो सोच के बताओ संसाधन जो है होता क्या है। संसाधन वे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करता है, पूरा करता है, क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। तो हम यहाँ पे पहला थ्योरी के रूप में लिखे कि संसाधन होता क्या है, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सभी जीव जंतु एवं वस्तुएं पदार्थ संसाधन कहलाता है। तो संसाधन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव कृत संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन से क्या तात्पर्य है हम उसको समझेंगे। प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो वैसा संसाधन जो प्राकृतिक में पहले से मौजूद हो प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। अब दिमाग लगाओ तुम सब कि प्राकृतिक में कौन सा ऐसे संसाधन है जो पहले से मौजूद है। तो मिट्टी हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, वनस्पति हो सकता है, जीव जंतु हो सकता है, तो ये सभी क्या कहलाएगा, प्राकृतिक संसाधन कहलाएगा। अब मानव संसाधन क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो मानव खुद एक संसाधन है। मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है, मानव संसाधन कहलाता है। यानी कि मानव के द्वारा मेहनत या मजदूर करके अगर किसी महल को बनाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल समझो, उस समय मानव भी एक क्या हुआ, संसाधन हुआ। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, मानव। चलो मानव कृत संसाधन के बारे में हम जानेंगे। वैसा संसाधन जिसका निर्माण मानव के द्वारा होता है मानव कृत संसाधन कहलाता है, जैसे मकान, कार्यालय, हवाई अड्डा। तो ये सिंपल है। मानव कृत संसाधन का मतलब ये हुआ कि वैसा संसाधन जो मानव द्वारा बनता है, जैसे मकान, बड़े बड़े महल, ठीक ना, टेबल, कुर्सी, ये सब क्या हो गया, मानव कृत संसाधन के अंतर्गत आएगा। संसाधन के प्रकार को बहुत अच्छी तरह से एक संरचना के आधार पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो 1, 2 और 3 यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन पहला, दूसरा मानव संसाधन और उसके बाद तीसरा मानवकृत संसाधन। अब देखो प्राकृतिक संसाधन क्या है, तभी तुरंत हम समझाए हैं कि वैसा संसाधन जो पहले से क्या हो, मौजूद हो, प्राकृतिक संसाधन कहलाएगा। मानव संसाधन क्या है, वैसा संसाधन मानव खुद एक क्या है, संसाधन है, ठीक ना। और मानव कृत संसाधन के बारे में बताए कि वैसा संसाधन जिसका निर्माण मानव के द्वारा होता है, मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। चलो आप इसको बारीकी से हम समझते हैं। तो देखो प्राकृतिक संसाधन को कितने भागों में किस किस दृष्टि से बांटा गया है उसको जानेंगे। तो प्राकृतिक संसाधन को 1, 2, 3, 4, 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो भाग है इसमें किस दृष्टि के, विकास एवं उपयोग की दृष्टि के हिसाब से बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया, वास्तविक और संभाव्य संसाधन। नेक्स्ट क्या है, उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है, जैव संसाधन और जैव संसाधन। उसके बाद नेक्स्ट जो है उपलब्धता के आधार पे है नवीकरणीय और अनवीकरणीय, यानी कि जितना हमारे जो है पूरे पृथ्वी पर कितना उपलब्ध मात्रा में है उसके आधार पर। वितरण के आधार पर सर्वत्र उपलब्ध और स्थानिक संसाधन, यानी कि वैसा संसाधन जो पहले से क्या हो, पृथ्वी पर उपलब्ध हो, यानी कि सभी जगह उपलब्ध हो, जैसे पानी हो गया, मिट्टी हो गया। स्वामित्व के आधार पर भी संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया, निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब हम सबको डीपली यानी कि बारी से अच्छा तरह से हम क्या करेंगे, समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे विकास एवं उपयोग की दृष्टि से ये जो वास्तविक संसाधन होता है और संभाव्य संसाधन होता है, ये होता क्या है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम वास्तविक संसाधन के बारे में जानेंगे। तो देखो हम कुछ उदाहरण देते हैं जिससे तुम सबको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। देखो वास्तविक संसाधन यानी कि उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात हो तथा इन संसाधनों का उपलब्ध तकनीकी की सहायता से वर्तमान समय में उपयोग किया जा सके। जैसे मान लेते हैं पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सेना, झारखंड का अभंग, ये सब क्या है, आ जाएगा वास्तविक संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। अब संभाव्य संसाधन का मतलब क्या होता है, संभाव्य संसाधन का मतलब होता है जिसकी संभावना नहीं होती भी है और नहीं भी होती है, जैसे सूर्य का प्रकाश, ये सब जो हो गया संभावित। चलो तो इसको हम डीपली कवर करेंगे, संभाव्य संसाधन होता क्या है। तो
उन संसाधनों को असंभाव्य संसाधन कहा जाता है जिसकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं होती है तथा वर्तमान समय में इनका उपयोग भी नहीं किया जा सकता है। किया जा रहा होता है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में करने की संभावना होती है। केरल में मिलने वाला थोरियम तथा लद्दाख में पाए जाने वाला यूरियम संभाव्य संसाधन के क्या है उदाहरण है। वर्षा, पहले सूर्य की गर्मी, समुद्री लहरें, पवन, भूमि के अंदर व्याप्त संभाव्य संसाधनों के उदाहरण आते हैं। अब हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पे संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। और देखो जैव क्या होता है, जैव के मतलब जैव संसाधन मतलब वैसा संसाधन, वैसा प्राकृतिक संसाधन जिसके अंतर्गत क्या आता हो, जीव जंतु आता है, जैव संसाधन कहलाता है। और जबकि अजैव संसाधन वैसा प्राकृतिक संसाधन जिसके अंतर्गत खनिज तेल जो हमारे जमीन के अंदर मिलता है वो सब क्या हो जाता है, अजैव संसाधन। तो अब हम एग्जाम्पल दे सकते हैं जैव संसाधन क्या होता है और अजैव संसाधन क्या होता है। तो जैव संसाधन का मतलब हो गया पेड़ पौधा, हरे पेड़ पौधा, ये सब क्या हो जाएगा, जैव संसाधन हो जाएगा। जबकि और अजैव संसाधन क्या हो जाएगा, मिट्टी, खनिज, उसके बाद भूमि, खेत, तालाब, ये सब क्या हो जाएगा, अजैव संसाधन हो जाएगा। अब हम उपलब्धता के आधार पर यानी कि हमारे पूरे पृथ्वी पर कितनी मात्रा में उपलब्ध है उसके आधार पर हम जानेंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हम जानेंगे नवीकरणीय, दूसरा जानेंगे अनवीकरणीय। अब अच्छा से समझो, नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, वैसा संसाधन जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन उठेगा, सर नवीकरणीय संसाधन मतलब हम पुनः किसे प्राप्त करते हैं, तो सूर्य का प्रकाश हो गया, ये सब क्या हो गया, नवीकरणीय संसाधन का ही उदाहरण है। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन मतलब वैसा संसाधन जिसे हम एक बार प्रयोग कर दिए फिर दोबारा हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी प्राप्त करने के लिए उसके लिए कोई साधन नहीं होता है। और नवीकरणीय संसाधन होता है जैसे हम ये भी बोल सकते हैं नवीकरणीय संसाधन की जिसका भंडार सीमित होता है, जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया, ये सब का भंडार क्या होता है, एक सीमित होता है। एक बार खर्च कर दिए तो दोबारा उसको हम नहीं उपयोग कर सकते। चलो नेक्स्ट जानते हैं वितरण के आधार पर संसाधन। तो सर्वत्र उपलब्ध या और स्थानीय संसाधन। सर्वत्र उपलब्ध का मतलब हो गया जो सभी जगह उपलब्ध हो, जैसे इसमें मुख्य तौर पे मिट्टी और जल सर्वत्र संसाधन के अंतर्गत आएगा। दूसरा हम बात करेंगे स्थानिक संसाधन। तो स्थानिक संसाधन क्या होता है इसको थोड़ा हम अच्छी तरह से जानेंगे। प्राकृतिक द्वारा कुछ ऐसे संसाधन प्रदान किए जाते हैं जो सभी जगह पाए जाते हैं, जिनके मिट्टी एवं पवन प्रमुख, उन्हें सर्वत्र उपलब्ध या सर्वव्यापी संसाधन भी कहा जाता है। लेकिन अगर स्थानीय संसाधन की बात करें तो जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानीय संसाधन कहा जाता है। जैसे अभद्र, जादूगोरा, मिलने वाला यूरेनियम, छोटा नागपुर क्षेत्र पाए जाने वाला कोयला इत्यादि इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी कि कुछ ऐसे संसाधन होता है जो एक निश्चित स्थान पर ही पाया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्थानिक संसाधन कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो ये तो समझने योग्य बात है, अगर थोड़ा सा अगर माइंड लगाया जाए तो तुम सब भी समझ सकते हो। निजी संसाधन जो मेरा खुद का हो उसे हम निजी संसाधन कहेंगे। और राष्ट्रीय संसाधन मतलब वैसा जो पूरे देश यानी कि एक देश के अंतर्गत आता हो, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। और वैसा संसाधन जिसका उपयोग हम पूरे देश के लोग कर सकता है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा एक बार और समझना होगा तुम सबको। स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को निजी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों में बांटा जाता है। जब कोई प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, तालाब आदि किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होता है तो इसे निजी संपत्ति कहा जाता है, यानी कि निजी संसाधन कहा जाता है। किसी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधन राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्र मतलब क्या, एक देश। जैसे भारत क्या एक देश है तो वो एक राष्ट्र हो गया। भारत के अंदर जो भी संसाधन हो जाएगा, ताजमहल या कोई भी चीज हो, कोई भी पर्यटक स्थल हो, वो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की बात करेंगे तो वैसा संसाधन जो पूरे
विश्व के लिए क्या हो, प्रसिद्ध हो और उसका पूरे विश्व के लोग क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसा संसाधन क्या कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। जैसे इसके लिए हम कुछ बात बोलना चाहेंगे। 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र अपवर्षक क्षेत्र जैसे कहलाता है। तो 200 मीटर से आगे स्थित क्षेत्र खुला महासागरीय क्षेत्र कहलाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तरह रखा जाता है। यहाँ उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की सहमति के बाद ही किया जाता है। उसका उपयोग हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की जो संस्था है उसकी हमें अनुमति मिलेगी। तो डीपली हम इस प्रकार से इस चैप्टर के इस माध्यम से अगर अध्ययन कर लिए तो हमें थोड़ा सा क्या, बहुत सा इसमें से ज्ञान प्राप्त हो गया और इसको देखने से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल गया। लेकिन आप फिर भी हम डीपली एक एक करके सबको डिफाइन करेंगे तो बेटर समझ में आएगा।